हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। पार्ट 2 है ये। ओके, पार्ट फर्स्ट में हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन देखा था, फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के जो है हम फंक्शंस देख रहे थे। जैसे कि फर्स्ट फंक्शन हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक रूल प्रोवाइड करते हैं जिससे कोऑर्डिनेशन हो पाता है सोसाइटी में, है ना। फिर उसके बाद में देखा था कि किसके पास में पावर है लॉ बनाने की, ठीक है। तो इस तरीके के बेसिक पावर स्पेसिफाई की है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कि कौन जो है डिसीजन ले पाएगा सोसाइटी में, है ना। जैसे कि पार्लियामेंट के पास में पावर है कानून बनाने की कुछ सब्जेक्ट्स में, यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है ना। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास में पावर है, स्टेट जो हो गया और जो यूनियन गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, पार्लियामेंट हो गई, तो वो दोनों जन लॉ बना सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। फिर स्टेट सब्जेक्ट के लिए स्टेट बना सकता है लॉ। तो ऐसे बेसिक पावर डिफाइन की गई है कि जो पार्लियामेंट अपने दायरे में रह करके काम करती है, स्टेट अपने दायरे में रह करके काम करते हैं, है ना। फिर लिमिटेशन लगाती है गवर्नमेंट के ऊपर में। थर्ड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का देखा था कि गवर्नमेंट के ऊपर में लिमिटेशंस लगाते हैं कि गवर्नमेंट जो है अपने दायरे में रह करके काम करे और सिटीजन के ऊपर कुछ भी इम्पोज ना कर पाए, है ना। तो ये जो होता है, फिर एस्पायरेशन एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी फुलफिल हो पाता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है। ये फोर्थ फंक्शन था, जस्ट सोसाइटियां बना पाते हैं। अब फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल से देखना था। हमने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। लोगों की ना एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आती है एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। कैसे आती है एक आइडेंटिटी, मतलब कि उनकी पहचान मिलती है उनको जब संविधान उनके पास में होता है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, एग्री करते हैं, कुछ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स जो होते हैं, रूल्स वगैरह को वो मान जाते हैं। सभी लोग ने मान लिया, ठीक है, कि ये बेसिक रूल्स है, इनको सब फॉलो करेंगे। ओके, किस तरीके से गवर्न होगी हमारी सोसाइटी और कौन गवर्न करेगा, ठीक है। तो ये सारे रूल्स होगा, जैसे कि डेमोक्रेटिक, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ठीक है। ये बेसिक रूल्स हो गए और फंडामेंटल राइट होते हैं। ओके, तो ये बेसिक रूल्स है, सभी लोगों ने ये सब एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारी क्या आएगी, हमारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाएगी। ओके, तो कई सारी आइडेंटिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी लोगों की, है ना। तो बट अगर हम देखें तो सर्टेन बेसिक नॉर्म्स और प्रिंसिपल एक्सेप्ट करने के बाद में हमारी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन जाती है। ओके, सेकंड अगर देखें, कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क होता है जिसके थ्रू इंडिविजुअल एस्पायरेशन गोल्स एंड फ्रीडम को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म के थ्रू, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि सभी लोगों को ये जस्टिस मिलना चाहिए, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी दिया गया है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सभी लोगों को बोलने की आज़ादी दी गई है। डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 में लिखा गया है कि गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना है एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, है ना। जैसे कि प्रोविजन दिया गया है 39 के डी में दिया गया है, आर्टिकल 39 में, कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, मतलब कि सभी लोगों को इक्वल पे हो, ठीक है। क्योंकि आज भी देखने को मिलता है कि जो आदमियों को ज़्यादा पेमेंट मिलती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, है ना। और फिर जो सभी लोगों को अब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटी हो कि, ठीक है। और जैसे कि आर्टिकल 47 में दिया गया है कि जो प्रोहिबिट करना, रोक लगाते हैं ना किस पर, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, जो गलत जो शराब वगैरह होती है या फिर ड्रग्स होते हैं, तो उन पे, क्योंकि वो जो है हमारी सोसाइटी को खतरा होता है उससे, है ना। क्योंकि वो बर्बाद करते हैं लोगों को, ठीक है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना। तो ये क्या है, गोल्स ही तो है। जब इस सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, हर एक चीज़ परफेक्ट हो, सभी लोगों को एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, तो इसी से तो अच्छी सोसाइटी बन पाएगी, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हो पाता है ये। कॉन्स्टिट्यूशन जो है अथॉरिटेटिव कंसेंट कंस्ट्रेंट लगाते हैं, कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रोकते हैं कि गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट के थ्रू अगर गवर्नमेंट जो है फिर सारी की सारी अपनी मनमानी करने लगेगी ना, जैसे कि देखो चाइना की गवर्नमेंट जो है, सभी लोग अब अपनी मनमानी करते हैं वहां पर जो है, गवर्नमेंट जो कहती है सब लोग फॉलो करते हैं। नॉर्थ कोरिया में भी ऐसे ही होता है, ठीक है।
रशिया में भी जो है माने तो यही सब है, ठीक है? और फिर अगर म्यांमार में देखो तो वहाँ पर मिलिट्री रूल है, पाकिस्तान में देखो तो उनके रिलीजन का रूल है, ओके? तो कई जगह देखो ना तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती है यहाँ पर, ओके? इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के नाम पर या फिर किसी और चीज़ के नाम पर वो जो चाहे कर सकते हैं, किसी भी लोगों को उठवा देते हैं, अरेस्ट करवा देते हैं। एकदम जैसे अंग्रेज़ किया करते थे ना अत्याचार, उस तरीके की हरकतें चलती है यहाँ पर हमारा जो संविधान है ना, वो क्या करता है, संविधान जो है अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट लगाते हैं कि कोई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, मतलब कि गवर्नमेंट के ऊपर में, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये भी उनको डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि तुम्हें इस तरफ काम करना है, इन चीज़ों के लिए काम करना है, इन आर्टिकल्स में लिखा गया है वो। और ऐसी फंडामेंटल वैल्यूज़ दी गई हैं जिसको ना ऐसे एकदम से जो बिना अधिकार के कोई वॉयलेट नहीं कर सकता, ठीक है? मतलब कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, पर उसने क्राइम नहीं किया है तो उसको पनिशमेंट क्यों मिलेगी? तो बिना बात के कोई ऐसा नहीं कर सकती किसी को भी अरेस्ट कर ले, है ना? तो हमारे यहाँ दिया हुआ है ये सब संविधान में। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक मोरल आइडेंटिटी भी क्रिएट करते हैं, ठीक है? थर्ड एंड फाइनली अगर देखें तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी देखी हमने, ठीक है? और मोरल आइडेंटिटी देखी। अब जो बेसिक पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यूज जो है शेयर करते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस। अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में देखें तो डिफरेंट डिफरेंट चीज देखने को मिलती है हमें अलग अलग संविधान में। जैसे कि वो डिफरेंट है कई सारे रिस्पेक्ट में, है ना? बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं संविधान में भी, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे जॉइन enjoin in many procedural details। ठीक है? तो उनके प्रोसीजरल डिटेल्स में भी अगर देखें तो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं संविधान में, ठीक है? बट उन लोगों सभी लोग ना एक गुड डील शेयर करते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर हम देखें तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स अलग हैं, ठीक है? हमारे यहाँ भी अलग हैं, पर बेसिक चीज़ तो है ही कि आर्ट जैसे कि राइट टू लाइफ के बारे में बात की जाती है तो बेसिक चीज़ है। ये भी डेमोक्रेसी है, हम भी डेमोक्रेसी हैं, ठीक है? इंडिया भी डेमोक्रेसी है। पर यहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। यहाँ पर जो है बैलेंस ऑफ पावर चलता है, पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में, ठीक है? और यूएस में जो है वहाँ पर स्टेट को अलग पावर दी गई है, ठीक है? जुडिशरी को अलग पावर दी गई, वहाँ पर स्टेट जो है थोड़े ज्यादा पावरफुल है। तो कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्रिएट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेटिक इन सम रिस्पेक्ट, मतलब कि डेमोक्रेटिक तो है ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, और जो क्लेम करते हैं कि बेसिक राइट्स जो है मोस्ट क्लेम टू प्रोटेक्ट बेसिक राइट, जो बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन भी बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिफरेंट है। जो नेशनल आइडेंटिटी के टर्म्स में अगर देखें तो जैसे कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, डबल आइडेंटिटी मिलती है वहां पर, सिटीजनशिप जो है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन दो सिटीजनशिप देता है, एक तो उनकी स्टेट की और एक हो गया उनके पूरे यूएसए की, ठीक है? नेशनल आइडेंटिटी। पर हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है, तो ये इस पे भी डिफरेंस देखने को मिलता है। ज्यादातर नेशन जो है कॉम्प्लेक्स है, हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस उनके जैसे रहे ना उस तरीके से, जैसे कि उनकी हिस्ट्री डिफाइन कर रही है कि वो किस तरीके के हैं, क्योंकि यूएस में ना सारे के सारे स्टेट जो हैं साथ में आए और कहते हैं कि हम एक बड़ा जो है कंट्री बनाएंगे, इसलिए स्टेट के पास में वहां पर बहुत सारी पावर है। पर हमारे यहाँ क्या हुआ, पहले एक पूरा देश बना फिर उसके बाद में स्टेट को पावर दी गई। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, दो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसा हिस्टोरिकल ट्रेडिशन होता है वैसा ही हमारे यहाँ क्या होता है, संविधान होता है और चीजें होती हैं, ठीक है? तो डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं तो उस हिसाब से वो उनका संविधान भी होता है, ठीक है? जर्मन आइडेंटिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बीइंग एथिकली जर्मन। तो जर्मन आइडेंटिटी उनकी कॉन्स्टिट्यूट की गई, वहां पर अलग सिचुएशन देखने को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है गिव एक्सप्रेशन टू दिस आइडेंटिटी, उनको कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनका मतलब ये आइडेंटिटी देता है, जर्मन आइडेंटिटी उनको, है ना? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो कोई एथनिक आइडेंटिटी नहीं है हमारे यहाँ की,
जैसे कि जर्मनी का अलग ही सिचुएशन है ना? तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से आइडेंटिटी दी गई है। हमारे यहाँ क्राइटेरिया सिटीज़नशिप का अलग है, ठीक है? डिफरेंट नेशन का अलग होता है कंसेप्शन what the relationship between the different regions of nation and the central government should be। तो डिफरेंट देखने को मिलता है हमारे यहाँ जो क्या रीजन का जो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया का और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिलेशन है, रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूट करता है नेशनल आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री। हमारे पास सिंगल आइडेंटिटी है क्या कि हम इंडियन हैं, ठीक है? ये हमारी आइडेंटिटी है, कोई एथनिक आइडेंटिटी नहीं है ना? ये सारी चीजें नहीं। फिर अगर हम देखें तो ये प्रोग्रेस दिया गया है, जैसे कि गवर्नमेंट आप चेक कर सकते हो इनको लिख करके, जैसे कि गवर्नमेंट जो है कि नॉट ऑर्डर एनी सिटीजन टू फॉलो और नॉट फॉलो एनी रिलीजन। तो ये कौन सा वाला जो है प्रोविजन है, जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, लिमिटेशन लगा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर में। गवर्नमेंट जो है ट्राई करे कि रिड्यूस करे इनइक्वालिटीज जो इनकम एंड वेल्थ की है। ये वाला कौन सा प्रोविजन है? एस्पायरेशंस ऑफ सोसाइटी, उससे रिलेटेड है ना? कि गोल्स वगैरह वो परस्यू कर पाए। प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि अपॉइंट कर सके प्राइम मिनिस्टर को, ये स्पेसिफाई किया गया है पावर। तो ये वाला फंक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है दैट एवरीवन हैज टू ओबे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक अथॉरिटी यहाँ पर बताई गई है, ठीक है? तो इंडियन सिटीजनशिप इज नॉट लिमिटेड टू पीपल ऑफ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है सिटीजनशिप जो है रेस और कास्ट के नाम पर या फिर रिलीजन के नाम पर दी जाती है। हमारे यहाँ ऐसी सिटीजनशिप नहीं चलती है, ठीक है? हमारे यहाँ इंडियन सिटीजनशिप चलती है। ओके, तो इसमें फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल के बारे में बताया गया है। अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं अब हम। ओके, तो हमने देखा सम कुछ फंक्शंस देखे, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते हैं। ये जो फंक्शन है एक्सप्लेन की गए, ठीक है, व्हाई मोस्ट सोसाइटीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस फंक्शन के थ्रू हमने देखा कि जो सोसाइटीज है उनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, ठीक है? तो इन फंक्शन के थ्रू हम समझ पाए कि नीड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये भी समझ पाए। बट देयर आर थ्री फर्दर क्वेश्चन, तो और भी क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम जानते हैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट? तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है? फिर उसके बाद में कितना इफेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट होता है? तो कई सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं और स्टेट के बारे में, एंड स्पेसिफाई करते हैं हाउ द स्टेट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो। तो स्टेट किस तरीके से बनाया जाएगा और वो कौन से नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, कौन से रूल्स वगैरह को फॉलो करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बस जो है कई सारी कंट्रीज में बस एक नाम मात्र का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसमें आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं। ओके, और इस तरीके से है, बस उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करना है और उनकी पावर्स नॉर्म्स वगैरह। व्हेन वी आस्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, वी आर यूजुअली रेफरिंग टू दिस डॉक्यूमेंट। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम इस डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं कि ये है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? बट कई सारी कंट्रीज जैसे कि यूके हो गया, यूके का एग्जांपल लेते तो उनका कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कह सके, उनकी पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, ठीक है? तो उसको वो लोग कहते हैं कि ये है हमारा संविधान, ठीक है? रेदर दे हैव अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके डिसीजंस हैं, ठीक है? तो जो कलेक्टिवली लेते हैं वो लोग, है ना? जैसे कि अगर उनके संविधान में नहीं लिखा गया है कि इस पनिशमेंट के लिए जो है ये वाला जो सॉरी इस क्राइम के लिए ये पनिशमेंट दिया जाएगा। अब किसी ने कोई नया क्राइम कर दिया, ठीक है, तो उनके जो जुडिशरी ने डिसीजन सुनाया, ठीक है, उसके ऊपर जो है फिर यूपी की पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया। तो फिर वो जो है वो भी ऐड हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, इस तरीके से उनके यहाँ चलता है। So we can say that constitution is the document or set of document that seeks to perform the functions that we mentioned above। तो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है डॉक्यूमेंट है या फिर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर एक डॉक्यूमेंट है जो कि परफॉर्म करते हैं फंक्शन जो अभी हमने पढ़े, है ना? बट मैनी कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड में ऐसे भी हैं जो पेपर में ही है सिर्फ, है ना? दे आर मतलब पेपर में
बस वो नाम मात्र के पेपर में बस लिखे गए हैं, ठीक है? उनको फ़ॉलो-वॉलो करना नहीं करना ये सब अलग बात। नेपाल भी जूझता रहता है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के, है ना? मतलब कि बार-बार वो लोग संविधान लेते हैं, संविधान लिखते हैं, अपना बनाते हैं, ठीक है? उनका संविधान परफेक्ट बन ही नहीं पाता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ के मतलब अगर देखें संविधान अच्छा और बुरा नहीं होता है, इम्प्लीमेंट करने वाले की मंशा होती है, ठीक है? अगर संविधान में कुछ बुरा भी होगा तो उसको ठीक करके वो लोग अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं करते हैं लोग, है ना? क्रूशियल क्वेश्चन आता है कि कितना इफेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी चीजें हैं जो संविधान को इफेक्टिव बनाती है ना? कि कितना सही है, कितना लागू है ये, है ना? व्हाट इंश्योर्स दैट इट हैज़ अ रियल इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल? क्या है कि ये जो है सच में जिन लोगों की ज़िंदगी पे अफ़ेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है, ठीक है? कुछ इससे कुछ चेंज आता है लोगों की ज़िंदगी में, क्या ये है कि नहीं है, ठीक है? मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होगा कि नहीं, ये कई सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है। ठीक है? तो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं वो? मोड ऑफ प्रोमल्गेशन, दिस रिफर्स टू हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग। तो मोड ऑफ प्रोमल्गेशन कैसे आया संविधान, है ना? तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि अमेरिका में जो है सिविल वॉर जो वहाँ पर जो है बहुत सारा प्रोटेस्ट किया था लोगों ने, फिर उसके बाद में उनका संविधान आया था, उन्होंने बोला था डेमोक्रेसी चाहिए। तो जब लोग जो है बहुत ज़्यादा जो प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है? और फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद में आता है संविधान, तो फिर उसको जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है ना? हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन? किसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, ठीक है? एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव? ठीक है, कितनी अथॉरिटी उनको दी गई थी? ओके, तो किसने लिखा? मतलब कि अगर देखें तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही इंसान ने सारा लिख दिया या फिर उसी के सारे लोगों ने बना दिया, जैसे कि चाइना में। है ना? पर हमारे यहाँ देखो तो इतने बड़े-बड़े जो लीडर्स थे, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया, वो सब संविधान में जो बनाने में बैठे हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हम अभी देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। कई सारी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एक बस ऐसे ही डॉक्यूमेंट है, ठीक है? पर जो दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स वहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं? मिलिट्री लीडर्स की चल रही है, ठीक है? लीडर्स हू आर नॉट पॉपुलर, लीडर्स जो कि पॉपुलर है ही नहीं बिल्कुल भी, उन्होंने लिखा हुआ है संविधान, ठीक है? उन्होंने बनाया हुआ है एंड डू नॉट हैव एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम। और उनके पास में एबिलिटी भी नहीं है जो मतलब उनके पास में जो है क्या लीडरशिप क्वालिटी भी नहीं है कि वो जनता को साथ लेकर के चल सके। जैसे कि म्यांमार में जबरदस्ती जनता को परेशान करते हैं वो लोग, है ना? मिलिट्री रूल ला करके। तो ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है। तो उस संविधान की कोई इज्जत भी नहीं करेगा जिस संविधान को ऐसे लोगों ने बनाया होगा, है ना? मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन किसके हैं? इंडिया का। इंडिया का तो बहुत सक्सेसफुल है। आप देखो 76 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस की और अभी तक इतना अच्छा खासा हमारा संविधान चला आ रहा है ना? तो साउथ अफ्रीका का देख लो, साउथ अफ्रीका, यूएस का भी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है ना? तो सक्सेसफुल है ये। जो कि पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के बाद में आए थे, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया लोगों ने। साउथ अफ्रीका में तो अपार्थाइड मूवमेंट चला करता था, ब्लैक और व्हाइट के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। फिर उसके बाद में इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन आया इंडिया में, तो आपको पता है कितना ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चला है ना? और सारे हमारे यहाँ के जो फ्रीडम स्ट्रगल जो लीडर्स थे, है ना? जो फिर जाकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे। यूएस में भी इनके यहाँ जो है यूएस की तो अलग ही कहानी है। जो यूरोप के लोग जाके वहां पर बस गए थे, जो लोग मतलब कि जिनको निकाला गया था, जिनको पनिशमेंट दी जाती थी, उनको यहाँ भेज दिया जाता था। और यहाँ के जो नेटिव लोग थे, उन सबको जो ब्रिटिशर्स थे और जो यूरोप के लोग थे, उन्होंने खत्म कर दिया था। तो मतलब पूरे बाहर के लोगों से बसा हुआ यूएस है ना? तो फिर भी इन लोग जब रहने लगे तो फिर इन्हीं के ऊपर रूल करने लगे ब्रिटिशर्स, है ना? फिर इन लोगों ने फिर अपनी आजादी ली। ओके, फिर इन्होंने भी अपना संविधान बनाया। तो ये पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के थ्रू आया। पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्रिएट किया गया था फॉर्मली हमारे यहाँ ना, जो असेंबली बनाई गई थी दिसंबर 1946 में, और नवंबर 1949 में हमारा जो बन गया था संविधान। 2 साल लग गए थे, है ना? तो बहुत टाइम लग गया था हमारे संविधान बनने में, ठीक है? पर जो अगर देखें तो
हाँ, एक और चीज़ 1949 में हमारा संविधान पूरा बन गया था, ठीक है? पर हमने कहा कि अभी नहीं करते इसको इम्प्लीमेंट, क्योंकि जो है 26 जनवरी जो है इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी को 1930 में जो क्या किया गया था, नेहरू ने जो है फिर नेहरू जी ने जो पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, मतलब कि हमारा देश जो है अब जो है पूरी आज़ादी लेंगे हम लोग, है ना? तो ये वाली उन्होंने की थी, तो इस डेट का भी सिग्निफिकेंस था। तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं करते हैं इसको इम्प्लीमेंट, 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट कर देंगे। पर 1949 में 15 नवंबर को जो है तो कुछ प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। 15 नवंबर जो है उसको क्या बनाते हैं हम, जो कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह हम सेलिब्रेट करते हैं। अरे क्या बोल रहे हैं हम, 15 नवंबर नहीं, 2015 में, सॉरी, 26 नवंबर 2015 में ये डिक्लेयर किया गया कि हम अब से कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे, है ना? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये डिक्लेयर किया था, है ना? तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने लगे थे। तो लॉन्ग हिस्ट्री देखने को मिली, नेशनलिस्ट मूवमेंट चला हमारे यहाँ। फिर लोगों ने जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी थे वो लोग सब रिप्रेजेंट हुए और फिर हमारा संविधान बना। तो हमारा संविधान को ना लेजिटिमेसी है, जायज है, लोग ना, है ना, लोग इसको समझते हैं कि हाँ, जो है ये जो है लॉन्ग स्ट्रगल के बाद में, और सारे लोगों की रिप्रेजेंटेशन भी थी इसमें, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही बैठ कर के बना दिए इसलिए इसको मानते हैं। ये जो है जनता के थ्रू ही आया है ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो है क्रेडिबिलिटी भी है, पब्लिक क्रेडिबिलिटी, लोग इस पे भरोसा भी करते हैं, है ना? हु हैड द कैपेसिटी टू नेगोशिएट एंड कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ अ वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड हु आर एबल टू कन्विंस द पीपल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द एग्रेडाइजमेंट ऑफ their पर्सनल पावर। ठीक है, तो ऐसे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिनको लोग रिस्पेक्ट करते थे, जिनको लोग मानते थे, है ना? और वो लोग, उनके पास में कैपेसिटी भी थी कि वो लोग नेगोशिएट कर सके, ठीक है, बातचीत करते थे, कमांड, मतलब कि सोसाइटी में उनकी एक रिस्पेक्ट थी। जैसे कि B.R. अम्बेडकर है ना, तो इन्होंने बहुत ज्यादा फ्रीडम मूवमेंट चलाया। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बहुत सारे लीडर्स थे, है ना, जिनकी लोग रिस्पेक्ट करते थे, जिनको लोग समझते थे। और ये लोग जो है कन्विंस भी कर सकते थे लोगों को, क्योंकि ये लीडर्स थे, है ना, वहाँ के उस टाइम पर जो हमारे यहाँ नेशनल मूवमेंट चला था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आप अपनी पावर को बढ़ाने का एक जरिया मान लो, ठीक है? तो संविधान जो है, संविधान जो है बेसिक चीज़ है जिसके थ्रू लोगों को एम्पावर किया गया है। फाइनल डॉक्यूमेंट जो है रिफ्लेक्ट करता है नेशनल कंसेंसस एट द टाइम। जब फाइनल डॉक्यूमेंट आ गया उस पे भी बहुत ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन किया गया। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट देखोगे ना, बहुत बड़ी डिबेट मिलती है, ठीक है? तो हर एक प्रोविज़न पे कई बार डिबेट किया गया, लोगों ने बातचीत की, उस पे उसके नेगेटिव, प्रोस एंड कॉन्स दोनों चीज़ें देखी। फिर उसके बाद में ये जो है संविधान आया। कई सारी कंट्रीज़ जो हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है फुल फ्लेजेड रेफरेंडम के बेस पे है, जहाँ पर लोगों ने क्या किया, वोट किया, ठीक है, रेफरेंडम किया, लोगों को क्या ये एक्सेप्ट है, लोग इसको मानते हैं, तो उस हिसाब से फिर इनका संविधान आया। पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको रेफरेंडम की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है? इसको ना मतलब जो हमारा संविधान, उसको पब्लिक अथॉरिटी मिल गई थी, ठीक है, पहले से ही, बिकॉज जो है इसका कंसेंसस भी था, लोगों ने इस पे एग्री किया था, इस पे इस चीज पर मान गए थे। और क्योंकि उनके लीडर्स थे, है ना, बैकिंग ऑफ लीडर्स हु वर देमसेल्व्स पॉपुलर, जो हमारे लीडर्स थे वो ही इतने पॉपुलर थे, इसलिए भी संविधान जो है उसको कोई रेफरेंडम की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसको कोई रेफरेंडम की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, पर पीपल ने अडॉप्ट किया उसको, इसके जो प्रोविज़न के साथ में, ठीक है? Therefore, authority of people who enact the constitution has to determine in the part its sorry its prospect for success, मतलब कि जो लोग थे ना, जो बनाने वाले, उनकी अथॉरिटी थी, इसीलिए हमारे यहाँ संविधान बन गया अच्छे से। ओके, और उसकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं गई, उसको लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, हाँ, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन हमने बताया ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इनके यहाँ, ठीक है? मतलब कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ऑलवेज एन इजी एंड अ स्मूथ अफेयर। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई बहुत आसान बात नहीं है, इजी नहीं है, ठीक है? तो नेपाल का एग्जांपल देखें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है यहाँ पर, जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना 1948 में, नेपाल जो है इनके 5 कॉन्स्टिट्यूशन बने, ठीक है? इनके पास में 5 कॉन्स्टिट्यूशन थे।
ठीक है, नेपाल जो है उसकी 1948 में आए, 1951 में, 1959 में, 1962, 1990 में, इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन आ गए। बट ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन ना ग्रांटेड बाय द किंग्स ऑफ नेपाल, तो जो उनके किंग थे ना, उनके राजा थे, उन्होंने दिया था। तो अब किंग की बात कौन ही मानेगा, है ना? इतनी बड़ी डेमोक्रेसी बाजू में बैठी है ना? इंडिया इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, तो लोगों को लगेगा नहीं कि वहाँ पर देखो डेमोक्रेसी एन्जॉय कर रहे हैं लोग और हम यहाँ पर राजा के रूल में पड़े हुए हैं, है ना? तो लगता तो है। ओके। तो 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया मल्टी पार्टी कंपटीशन। तो 1990 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि बहुत सारी पार्टीज जो होंगी उनका इलेक्शन होगा, ठीक है, उसके थ्रू फिर जो है पावर में आएंगे। पर किंग जो है वो फाइनल पावर किंग के पास में ही होगी, है ना? तो यहाँ पर भी किंग बैठे हुए थे, उनके राजा। कई सालों तक जो नेपाल है वहां पर मिलिटेंट पॉलिटिकल एगिएशन था, मतलब कि जो है फिर से गवर्नमेंट अच्छे से बनाओ, इसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा, है ना? तो वहां पर जो है लोगों को पसंद नहीं आ रहा था किंग का रूल। तो कई सारे इश्यू देखने को मिल रहे थे, जो मोनार्की थी, जो किंग वगैरह का रूल था वहां पर राजा का इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, तो उन लोगों को ना ये सब पसंद नहीं आ रहा था। कसम ग्रुप जो थे नेपाल में, वो चाहते थे कि मोनार्की वगैरह खत्म हो और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए। ये लोग भी चाहते थे कि जनता का रूल हो, ठीक है? तो ये लोग खत्म करना चाहते थे किंग वगैरह को, मोनार्की को, है ना, राजा के रूल को। अदर कुछ लोग बिलीव करते थे ये यूजफुल है कि शिफ्ट कर दो लिमिटेड मोनार्की पे विद अ रिड्यूस रोल फॉर किंग। तो कुछ लोग कहते थे कि आप किंग को खत्म मत करो, ठीक है, किंग को जो है कुछ लिमिट कर दो, उसकी पावर को, उसकी पावर जो है थोड़ी कम कर दो। किंग जो है खुद ही बोलता था कि मतलब कि किंग जो है अपनी पावर छोड़ने को तैयार नहीं था, है ना? किंग हिमसेल्फ वाज नॉट रेडी टू गिव अप पावर्स। मतलब कि वो क्यों चाहेगा कि उसके पास से पावर जाए, है ना? अफ्रीका में भी कई सारी कंट्रीज है जहाँ पर जो लीडर्स इलेक्ट होके आते हैं तो वो बैठ ही जाते हैं, गद्दी छोड़ते ही नहीं है, है ना? पावर से कोई नहीं जाना चाहता। ही टुक ऑल ओवर ऑल पावर। तो इसने क्या किया, किंग ने सारी की सारी पावर लेके रख ली अपने पास में। 2002 में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने डिमांड किया कि उनको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, ठीक है, वो फिर से अपना संविधान बनाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो माओइस्ट थी, माओइस्ट क्या होता है, माओइस्ट ना एक आइडियोलॉजी है। माओ जुदांग करके एक आदमी था, जो कहाँ पर, चाइना में। तो ये जो है इसने जो है क्या किया था, इसने अपने साथ सभी वर्कर्स को और पीजेंट वगैरह जो फार्मर्स थे सबको मिला करके ओवरथ्रो किया था गवर्नमेंट को और अपना रूल एस्टैब्लिश किया था। तो लोग इसी की बात मानते हैं कि इस तरीके से ओवरथ्रो करेंगे रूल को, है ना, गवर्नमेंट को, और फिर अपनी स्टार्ट करेंगे, है ना? तो ये वाली इनकी आइडियोलॉजी थी। तो ये क्या किए, स्ट्रगल किया इन्होंने, इलेक्ट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर, ताकि इनकी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार कर सके, जो कि संविधान बनाने का काम करेगी। फाइनली जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा किंग के ऊपर में, तो किंग जो है किंग हैड टू इंस्टॉल अ गवर्नमेंट एक्सेप्टेबल टू द एगिएटिंग पार्टीज। जब लोग जो है पार्टीज जो थी ना बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी, तो फिर किंग ने एक्सेप्ट कर लिया और ऐसी गवर्नमेंट मतलब इंस्टॉल की जो कि इनको पसंद है, इन पार्टीज को। तो गवर्नमेंट जो है हैज स्ट्रिप्ड द किंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पावर, मतलब कि इसकी पावर फिर खत्म कर दी गवर्नमेंट ने। 2008 में नेपाल जो है क्या किया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया, मोनार्की को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। फाइनली इनका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया 2015 में। अभी फिर से दिक्कत चल रही है। अब ये लोग डेमोक्रेसी बन गए हैं, तो ये लोग, कुछ लोग कहते हैं कि फिर से किंग का रूल ले आओ, है ना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पॉलिटिक्स पे फोकस करती है, कोई कंट्री के ऊपर फोकस कर ही नहीं रहा। तो ये लोग फिर से चाहते हैं कि ऐसा हो, ठीक है, फिर से संविधान का जो यहाँ पर झोल चल रहा है ना? तो ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, अथॉरिटी देखी थी लोगों की। जो हमारे यहाँ लीडर्स थे उसकी वजह से लोगों ने एक्सेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, रेफरेंडम की जरूरत नहीं पड़ती है ना? तो सब्सटेंटिव प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसके बारे में देखते हैं। इट इज द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरीवन इन अ सोसाइटी सम रीजंस टू गो अलोंग विद इट्स प्रोविजन। तो हर किसी के बारे में कुछ तो प्रोविजन है ही संविधान में, है ना?
हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया है। इसको कहते हैं दूरदृष्टि। अगर देखें तो हमारे संविधान मेकर्स जो थे, बहुत ही ज़्यादा आगे की चीज़ें सोचने के बाद में उन्होंने पूरा संविधान बनाया हुआ था। इसलिए तो अभी भी चल रहा है हमारा संविधान, है ना? इतनी सारे चेंजेज़ आ गए, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ रहा है ना? जो राइट्स भी इतने ज़्यादा जो इवॉल्व हो रहे हैं, लोगों को इतने सारे राइट्स दिए गए हैं, प्राइवेसी का राइट्स, है ना? जो राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट जो है पॉल्यूशन फ्री, तो इतने सारे राइट दिए गए आर्टिकल 21 में, है ना? तो ये कहाँ से आए आर्टिकल 21? उसमें इतना स्कोप है कि उसको इतना एक्सपेंड किया जा सकता है। तो ये क्या है? ये सब जो है हमारा संविधान ही तो है, जो इतना अच्छा है, ठीक है? तो हर एक सिटीजन के पास में जो है क्या है कि प्रोविजन है उसके बारे में, तो लोगों ने इस वजह से भी एक्सेप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें तो अलाउ करता है परमानेंट मेजोरिटीज टू ऑप्रेस माइनॉरिटी थ्रू ग्रुप विद इन द सोसाइटी विद इन गिव माइनॉरिटीज नो रीजन टू गो अलोंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ करता है, अगर ऐसा संविधान, ठीक है, जो अलाउ करता है कि मेजोरिटी क्या करे, माइनॉरिटी को परेशान करे, उनको जो है दबाए, ठीक है, तो सोसाइटी में, और माइनॉरिटीज को कोई रीजन ही नहीं देता है कि वो संविधान को माने, ठीक है, तो ऐसा संविधान चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा, है ना? जैसे कि पाकिस्तान में देखें तो वहां पर माइनॉरिटी की जो कम नंबर में जो लोग होते हैं ना, तो उनको माइनॉरिटी कह देते हैं। ओके, जैसे कि पाकिस्तान में ना मुस्लिम मेजॉरिटी है, बाकी सब माइनॉरिटी में आ जाते हैं अदर रिलीजन के, तो उनके पास उनके साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लोग, है ना? तो वो लोग क्यों मानेंगे ऐसे संविधान को जो उनको कोई राइट्स ही नहीं दे रहा, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर ऐसा संविधान जो कि सिस्टमैटिकली प्रिविलेज्ड सब मेंबर, तो ऐसा संविधान जो कि क्या कर रहा है, कुछ लोगों को ज़्यादा फ़ायदे दे रहा है और दूसरे लोगों को नुकसान हो रहा है उसकी वजह से। तो ऐसे संविधान को जो मतलब कि क्या कर रहे हैं, और पावर जो है स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनके बारे में तो कोई बात कर ही नहीं रहा है ना? तो ऐसे संविधान को कोई मानेगा क्या? अगर ऐसे ग्रुप जो है उनको फ़ील होने लगेगा, ठीक है, कि ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो उनके पास में कोई रीज़न ही नहीं बचेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को माने, है ना? जब आपको फ़ील होने लगेगा कि हमारा संविधान हमारे साथ अन्याय कर रहा है ना, कि कुछ लोगों को ज़्यादा पावर दी गई है, ये लोग हम हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो क्या कोई उस संविधान को मानेगा? नहीं मानेगा ना। तो ऐसे संविधान फिर नहीं चल पाता है। संविधान में सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लेकर के चलना पड़ता है, हर एक इंसान को, विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब हो गई, हर एक रिलीजन के लोग हो गए, इवन माइनॉरिटी में जो पीपल हैं उनको भी राइट्स दिए गए हैं हमारे संविधान में, तभी उस संविधान की जो है उसको लोग मानते हैं। कोई भी संविधान ऐसा नहीं है कि परफेक्ट जस्टिस मिल सके वहां से, है ना? कोई परफेक्ट जस्टिस जो है अचीव कर सके, बट इसको ना, इसके पास में इतना तो होना चाहिए कि कन्विंस कर सके लोगों को कि वो जस्टिस मिलेगा लोगों को, है ना? परस्यू कर पाएंगे बेसिक जस्टिस, है ना? कि वो अचीव कर पाएंगे बेसिक जस्टिस। पूरी तरीके से परफेक्ट तो नहीं हो पाएगा, पर जस्टिस तो होगा, ठीक है? तो ऐसी बात तो होनी चाहिए संविधान में, है ना? अगर देखिए श्रीलंका का केस हमने आपको पढ़ाया था, श्रीलंका में तमिलियन कम्युनिटी के ऊपर जो है सिन्हालास कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया था कि सिन्हाला जो है एक ही लैंग्वेज चलेगी, वहाँ पर तमिल लैंग्वेज नहीं चलेगी, है ना? तो वहाँ पर क्या हुआ, सिविल वॉर हो गई। उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमको एक अलग से अपना लैंड बनाना है, ठीक है? तमिल का जो कंट्री बनाएँगे, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है अगर लोगों को मतलब लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, ये रियल चीज़ है, ठीक है? किताबों में कॉम्प्लिकेट करके थोड़ा दे दी जाती है, मतलब इसको समझना पड़ता है। ओके, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ सम बेसिक रूल इन सोसाइटी, है ना? तो ऐसे कैसे जो बेसिक रूल होने चाहिए सोसाइटी को, कि जो सभी लोगों को रीजन दे कि वो इस रूल्स को माने, है ना? तो हर एक इंसान के पास में रीजन भी होना चाहिए। आप ऐसे रूल्स बनाओ जो कि सभी लोग फॉलो करें, है ना? पर सभी लोग फॉलो तभी करेंगे ना जब उनके पास में कोई रीजन होगा, है ना? तो the more a constitution preserve the freedom and equality of its all its member, the more likely it to succeed. तो अगर एक ऐसा संविधान जो कि लोगों की आजादी को, लोगों को समानता का अधिकार देता है, सभी लोगों को, ठीक है, कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है, हर एक सेक्शन को इंक्लूड करता है, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन सक्सीड हो पाता है। ऐसा नहीं कि मैन और वुमेन के बीच में डिफरेंस हो रहा है, कास्ट ग्रुप के बीच में डिफरेंस हो रहा है, रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंस किया जा रहा है ना?
तो ये सारी चीजें चलेंगी तो वो नहीं चल पाएगा वो संविधान, ठीक है। डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग गिव एवरीवन अ रीजन टू गो अलोंग विद इट्स ब्रॉड आउटलाइन? क्या हमारा संविधान ऐसा जो ब्रॉड आउटलाइन देता है जिसका सभी लोग जो है, सभी लोगों को क्या रीजन है कि वो लोग जो है, सभी लोगों के पास में वजह है कि वो लोग हमारे संविधान को फॉलो करें, है ना? तो ऐसा है, आफ्टर स्टडिंग दिस बुक, जब आप इस बुक को पढ़ लोगे ना तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे कि जो है हमारा संविधान हम क्यों फॉलो करें, है ना? तो ऐसा है कि इसलिए फॉलो करें क्योंकि हमारे पास रीज़न है कि वो हमारे बारे में भी बात करता है, ठीक है? फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सिटीज़न को बस कुछ ही लोगों को दिया गया है। ये सारे सिटीज़न ऑफ इंडिया को दिया गया है, ठीक है? भारत के नागरिकों को, ओके? हर एक सिटीज़न को इंक्लूड किया गया है, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, बर्थ जो कहीं पर अगर कोई पैदा हुआ उसके बेसिस पे डिफरेंसेस नहीं किए गए हैं हमारे यहाँ, है ना? इसलिए हम संविधान को मानते भी हैं। ओके, तो आपको इतना समझ में आया। अभी हम देखते हैं बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्टेड किया जाता है, मतलब कि अ, कुछ लोग इनडायरेक्टली अटैक करते हैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, है ना? तो इस तरीके से कि जो एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट है उसको खत्म करके अपनी पावर बना सके, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जाता है। जो लोग हैं ना, नॉट बाय द पीपल, तो कुछ लोग मतलब कि जनता नहीं करती ऐसा, पर कुछ स्मॉल ग्रुप्स होते हैं जो कि अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, वो ऐसा करते हैं। जैसे कि डिफरेंट मूवमेंट चलाने लगते हैं, वो क्या करते हैं, माओइस्ट जो हो गए, माओइस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जो नक्सलिज्म में, नक्सलवादी एरिया में। ऐसा नहीं है उनका मोटिव ऐसा गलत है, पर बहुत सारे नाम अगर देखें तो कुछ लोग ही हैं जो जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, बाकी लोग अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं, है ना? जैसे कि मूवमेंट चलाते हैं कि इंडिया से अलग होने का, खालिस्तान वाले, है ना? तो वो भी इशू चलता है ना? जो अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं, है ना? तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना? कि हम जो है नेशनल गवर्नमेंट को नहीं मानते, फिर अपना एस्टैब्लिश करेंगे। तो इस तरीके की हरकतें चलती हैं। वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा संविधान इस तरीके से बनाया जाए, मतलब संविधान इस तरीके का होता है, इस तरीके से वो डिवाइड करते हैं पावर्स को इंटेलिजेंटली, बहुत ही अच्छे से, कि कोई सिंगल ग्रुप जो है ऐसी हरकतें ना कर पाए, है ना? ठीक है, तो एक वे होता है कि इंटेलिजेंट डिजाइन किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना? इस तरीके से पावर का डिवीजन किया जाए कि कोई सिंगल इंस्टीट्यूशन जो है मोनोपोली ना हो जाए, उसके पास में सारी की सारी पावर ना आ जाए, है ना? हमारे संविधान में इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जैसे कि पार्लियामेंट हो गई, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गई, है ना? इनकी पावर्स के बीच में डिवीजन है। अगर लेजिस्लेचर ऐसा कोई लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कि लोगों के अधिकार का वॉयलेशन करता है, तो जुडिशरी पिक्चर में आ जाती है। जुडिशरी इस लॉ को नल एंड वॉइड कर देती है, ठीक है? अगर जुडिशरी करप्ट हो जाती है तो लेजिस्लेचर उनको हटा सकते हैं, है ना, जजेस को। तो ये ना हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो ग्रुप के पास में सारी की सारी पावर हो गई, है ना? तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में पावर है, ये ऐसा नहीं है हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन के पास में सारी की सारी पावर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल देखिए, हॉरिजॉन्टली जो हमने आपको अभी एग्जांपल दिया ना, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया है, फ्रेगमेंट की गई है, पावर को डिवाइड कर दिया गया है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के बीच में। और इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारे देश में जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, किसके? पार्लियामेंट के, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट के और प्रेसिडेंट के। तो हमारे यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, किसके? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाते हैं इनके इलेक्शन, ठीक है? जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना? किसी के दबाव में आकर के काम नहीं करती है, और ये जो है डेमोक्रेसी मेंटेन करते हैं हमारी सोसाइटी में, जो हमारी कंट्री में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के। तो इसकी वजह से
क्या होता है कि ये एक वन इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उलट पुलट करके अपनी मर्जी नहीं चला सकता, अपनी पावर को नहीं बढ़ा सकता। ऐसी चीजें की गई थी, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पर, है ना। तो 1976 में इसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए थे संविधान में, और अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया था, गवर्नमेंट की पावर को। पर बाद में ना फिर ये सारे चेंजेस को हटा दिया गया, कई सारे चेंजेस को मतलब हटाया गया, 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसको सही किया गया, है ना। तो ये भी देखने को मिलता है, इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, हमारे यहाँ एक सिस्टम चलता है चेक एंड बैलेंस का, है ना, जिसकी वजह से सक्सेस है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है। चेक एंड बैलेंस हमने आपको बताया ना कि जुडिशरी को अगर ऐसा लॉ लगता है कि जो जनता का जो राइट्स का वॉयलेशन कर रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड कर देते हैं ये, है ना। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी का चेक एंड बैलेंस चलता है, एक दूसरे के ऊपर ये पावर का जो है चेक लगाते हैं, अगर ये लोग अपने दायरे से बाहर जा करके काम करते हैं तो। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देखें इंस्टीट्यूशनल, जो इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्ट्राइक करता है किसके राइट्स के, द राइट बैलेंस, ये बैलेंस बनाता है हमारा संविधान किसके बीच में, सर्टेन वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रोसीजर, अथॉरिटेटिव, एंड एट द सेम टाइम अलाउ करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स ऑपरेशन टू अडेप्ट चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस। तो हमारा संविधान रिजिड भी है, ठीक है, और फ्लेक्सिबल भी है। ओके, तो हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, मतलब कि ऐसे प्रोविजन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान के, उनको चेंज करने के लिए बहुत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया जाता है ना, तो उसमें बहुत सारे लोगों की सहमति की ज़रूरत पड़ती है पार्लियामेंट में, है ना? तो अभी आप ये बाद में पढ़ोगे। ओके, मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है और फ्लेक्सिबल भी है, जैसे कि कुछ प्रोविज़न, जैसे छोटे-मोटे प्रोविज़न है, वो पार्लियामेंट अपने आप से कर लेती है, ठीक है? थोड़े लोग बस उसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ रिजिडिटी भी देखने को मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी। ऐसा नहीं है कि जो ये लोग फंडामेंटल राइट को उठा-पटक कर देंगे, चेंज कर देंगे, फंडामेंटल राइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? हर एक नागरिक को अधिकार दिए गए हैं इतने सारे, ओके? तो इनको एकदम से ये लोग चेंज नहीं कर सकते, ये तो रिजिड वाले जो उसमें आ जाते हैं। ना तो ये ज़्यादा रिजिड है, इज़ लाइकली टू ब्रेक, मतलब कि इतना भी रिजिड नहीं है कि टूट ही जाए पूरी तरीके से, है ना? और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा, मतलब कि सर्कमस्टेंसेस के बाद साथ में, नीड्स के साथ में चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है? जैसे टाइम के हिसाब से कितने सारे राइट्स इवॉल्व हुए, ठीक है? राइट्स आए तो उस हिसाब से हमारा संविधान भी चेंज किया गया। आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट कर सकते हैं अपने हम कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर कोई चेंज करना पड़ता है तो चेंज कर सकते हैं, है ना? जो टाइम के हिसाब से। तो हमारा संविधान जो है, ऐसा नहीं है कि पुराना हो गया है बस उसमें वही चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको वक़्त के साथ-साथ हम इसमें चीज़ें ऐड भी कर देते हैं, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर दूसरी तरफ देखें तो फ्लेक्सिबल भी है ना? विल गिव नो सिक्योरिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी और आइडेंटिटी टू पीपल, और इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि कोई सिक्योरिटी ना दे पीपल को, उनकी कोई आइडेंटिटी ना हो, और मतलब कि ना तो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, ना तो बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो, तो एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, बीच में। ओके, तो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन जो है बैलेंस करते हैं, प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज को प्रिजर्व करना है अपने संविधान की, और अडेप्ट करना है न्यू सर्कमस्टेंसेस भी, है ना। तो कोर वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना, जो बेसिक वैल्यू है संविधान की उसको प्रोटेक्ट करना, एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट, है ना। तो सेपरेशन ऑफ पावर, तो इनको प्रोटेक्ट करना, ये क्या हो गया, ये कोर वैल्यूज हो गई, तो इसके लिए रिजिड होना पड़ेगा, ठीक है, सख्त होना पड़ेगा इसके लिए। तो सख्त चीजें हैं, तो सख्त चीजों को चेंज करने के लिए सख्त प्रोविजन लगते हैं, ठीक है। मतलब कि इनको चेंज करने के लिए मतलब बहुत प्रॉब्लम जाती है पार्लियामेंट को, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेजोरिटी चाहिए रहती है पार्लियामेंट में, और जो न्यू सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ही बदलना, है ना, टाइम के साथ साथ चीजें बदलती हैं, तो उसके हिसाब से भी चेंजेस लेकर के आना। हम नोटिस करते, आपने नोटिस किया होगा कि विजडम ऑफ मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट, मतलब कि इनकी जो बुद्धि, मतलब ये लोग जो इतने समझदार थे हमारे संविधान बनाने वाले, कि इनको पता था कि टाइम के साथ साथ चीजें बदलेंगी, इसलिए हमारे संविधान में जो आर्टिकल 368 करके प्रोविजन रखा गया कि हमारे संविधान को वक्त के साथ साथ चेंज कर सकते हो, इसलिए हमारे संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, चैप्टर 9 में आपने पढ़ेंगे, है ना।
ओके, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं हमारे संविधान को। एक बैलेंस देखने को मिलता है, पॉसिबिलिटी टू चेंज एंड प्रोविजंस को लिमिट करते हैं उन सब चेंजेस में भी, जो कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंश्योर्ड दैट इट विल सर्वाइव एज अ डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टेड बाय पीपल। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा संविधान बदल सकते हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पॉसिबिलिटी है चेंजेस की, ठीक है, यही इसको लाइव डॉक्यूमेंट बनाता है। ठीक है, कि अगर समय के साथ कुछ चीजें हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी का इशू आ गया, एआई का इशू आ गया, है ना, तो इन चीजों के बारे में अगर नहीं है संविधान में, तो इसके लिए लाना पड़ेगा, प्राइवेसी का एक्ट लाना पड़ेगा, है ना। तो इन चीजों के बारे में आप ऐड कर सकते हो। बट ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा चेंजेस कर दो, फंडामेंटल राइट को पटक दो उठा के, है ना, तो ऐसी भी हरकतें नहीं कर सकते, लिमिट भी लगाते हैं चेंजेस के ऊपर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंश्योर करते हैं कि लोग जो है, मतलब ऐसे चेंजेस हों कि लोग उसको रिस्पेक्ट करें। ऐसा ना हो कि मूल ढांचा ही चेंज कर दिया आपने कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर कोई उसको क्यों मानेगा, है ना। तो ये जो है अरेंजमेंट जो है इंश्योर करते हैं कि कोई एक ग्रुप अपनी पावर इंक्रीज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ना बदले, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का गलत फायदा ना उठाए। ठीक है, देयरफॉर इन डिटरमाइनिंग वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अथॉरिटी यू कैन आस्क योरसेल्फ थ्री क्वेश्चंस। तो आप दे जो डिटरमाइन मतलब जानने के लिए संविधान जो है उसके पास में अथॉरिटी है कि नहीं, इससे 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो। वेयर द सॉरी वर द पीपल हु इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल? क्या जो संविधान बनाने वाले लोग वो क्रेडिबल थे? है ना, ज़िम्मेदार इंसान थे वो? है ना? तो इसका आंसर भी, दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द रिमेनिंग पार्ट। अब बाद में इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है? अभी आगे के चैप्टर में कि जो हमारे संविधान बनाने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल थे, है ना? नॉलेजेबल पर्सन थे, बी आर अम्बेडकर, है ना? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके? जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे ऐसे लोग थे, ठीक है? बहुत सारी वुमेन्स भी थी इसमें। तो मतलब इतना डिबेट एंड डिस्कशन किया, तो अच्छे लोग हमारे संविधान को बना रहे थे। ऐसा नहीं था कि कोई भी मिलिट्री के लोग आकर के, जैसे म्यांमार में होता है, या फिर कोई अथॉरिटेरियन लीडर अपनी मनमानी करने वाला जो आदमी आकर के कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सेकेंडली अगर हम एक क्वेश्चन देखें, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट पावर वाज इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट वाज नॉट इजी फॉर एनी ग्रुप टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पावर इस तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है कि कोई एक ग्रुप अपनी मोनोपोली ना एस्टैब्लिश कर पाए, सब अब एक ग्रुप अपनी मनमानी कर करके पूरे संविधान को जो है गलत तरीके से यूज ना कर पाए, है ना। तो क्या इस तरीके से हमारे यहाँ पावर का डिवीजन है कि नहीं है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर देखें, क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी लोगों को कुछ रीजन देता है कि उसको हम उसके साथ में चले, उसको फॉलो करें? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर, मोस्ट ऑफ दिस बुक इज अबाउट दिस क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन के बारे में ज्यादातर बुक है कि आप संविधान को फॉलो क्यों करेंगे, है ना। क्यों करेंगे आप संविधान को फॉलो? क्योंकि उससे हमें भी कुछ मिल रहा है, ठीक है, हमें भी राइट्स मिल रहे हैं, ओके, हमारे भी कुछ अधिकार हैं, है ना। तो संविधान को इसलिए फॉलो करोगे ना। तो एक रीज़न होता है कि जो संविधान को हम क्यों फॉलो करें, है ना? तो इसके बारे में पूरी बुक में ही जानने को मिलेगा आपको, है ना। ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन लोकस ऑफ पीपल्स होप एंड एस्पायरेशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेंटर, क्या जो लोगों की होप अगर देखें एंड एस्पायरेशंस के बारे में भी, हमारा संविधान दूरदृष्टि के बारे में बात करता है, मतलब कि दूर की चीज़ों के बारे में भी, कि हमको ऐसी सोसाइटी बनानी है ना, एक जस्ट सोसाइटी जहाँ पर सभी लोगों को इक्वालिटी होगी, जस्टिस होगी, फ्रीडम होगी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, है ना, हेल्थ अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छा होगा। तो ability of constitution to command voluntary allegiance of the people depends to certain extent upon whether the constitution is just, है ना। तो लोग इसको मान भी तो जस्ट है ना। तो लोगों के पास में जो है एबिलिटी जो होनी चाहिए संविधान की, कि वो अपने आप से बता पाए कि ये जो है जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो संविधान अपने आप ही एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है, कि ये जो आप प्रियम्बल पढ़ोगे ना अपने संविधान का, तो उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारे संविधान में है क्या आखिर, है ना। तो इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट जो है हमारा प्रियम्बल। तो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या है हमारे संविधान के, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या है? जस्टिस जो है सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, तीनों बेसिस पे जस्टिस की बात की गई है हमारे यहाँ। तो लास्ट चैप्टर में हम इस क्वेश्चन के बारे में भी देखेंगे। अभी ना वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इसके बाद में अब पार्ट 3 में हम कवर करेंगे आगे का चैप्टर, ओके। आपको कैसा लगता है वीडियो, आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।